Hello, dear legal aspirants. Very good evening. It's 7:30 again, and I am Manjeet with you with the regular course of the Indian Evidence Act. देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में अभी तक हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। टोटल 5 लेक्चर्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, इसके बेसिक्स को समझा, और अभी हम रिलीवेंसी वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है आज का। आज हमारी डेट है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को ये 7:30 वाला जो शाम को बैच है। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सकें। देखिए, अगर आपको सही में लगता है कि वीडियो अच्छे हैं ना, तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर किया करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इंडियन एविडेंस एक्ट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, डेली हमें ये बात कहनी है। आई होप अभी तक आप सबने इंडेक्स बेस्ड इसको याद कर लिया होगा। हमने कहा था कि 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है आपका, ये किसके बारे में बात करता है? इसमें चैप्टर 1 आ जाता है और चैप्टर 2 आ जाता है, यानी कि रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा है। आपने प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक प्रिलिमिनरी पार्ट को समझा था। चैप्टर 2 में 5 से 55 किसकी बात हो रही है? रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है कि भैया पहले जो रिलीवेंट होगा उसी को एडमिसिबल करेंगे। और कैसी रिलीवेंसी है? लीगल रिलीवेंसी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आप पार्ट 2 जो आ जाता है चैप्टर 3, 4, 5 और 6 में डिवाइड है। 3, 4, 5, 6। 3 किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसे फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव फ्रॉम 56 टू 58। देन चैप्टर 4, 59 टू 60 ओरल एविडेंस। एंड चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की प्राइमरी, सेकेंडरी और इलेक्ट्रॉनिक्स 61 से 90A तक। और कहीं ना कहीं चैप्टर 6 भी इसी बारे में बात कर रहा है, जहाँ पेटेंट एम्बिग्यूटी, बेस्ट एविडेंस रूल 99 इसको 100। 99 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अप टू 99 तक ये हैं, और 100 एक इंडियन सक्सेशन एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट दिखाता है। पार्ट 3 जो है, यहाँ पे पार्ट 3 आपका हो जाएगा जो बात करता है 7, 8, 9, 10 और 11। 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की, फ्रॉम 101 टू 114A, देन 115 टू 117 स्टॉपेल्स जो सब्सटेंटिव पार्ट है, 118 टू 134 विटनेस की बात कह रहा है, और 135 से लेकर के 166 तक एग्जामिनेशन, चैप्टर 11 167। ये सारा का सारा चीज़ें आप एक बार इंडेक्स बेस जरूर याद रखें कि कौन से फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे दे रखी हैं। अभी तक देखिए हम लोग कवर कर चुके हैं। कहाँ तक हमारा कवर हो गया है अभी तक? अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं अपना सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 9 तक। कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 5 से लेकर के 9 तक कवर किया था। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द थिंग्स फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूडिंग द प्री। इसको अगर एक बार आपने कर लिया तो आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट को एक सीखने का तरीका आपको बताता हूँ। आप कौन है? एडवोकेट है। अब एडवोकेट को क्या करना? कोर्ट में अपना केस जीतना। उसके लिए उसे चाहिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। एविडेंस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो पहले प्रूव करेगा वो फर्स्ट स्टेप में रिलीवेंसी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या प्रूव करेगा? कोर्ट उसको करेगा एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी तो सेक्शन 136 एडमिसिबिलिटी से स्टार्ट होता है, और रिलीवेंसी आपकी 5 to 55 है। और इंडियन एविडेंस एक्ट उन्हीं चीज़ों को रिलीवेंट मानता है जो कि लीगली, यानी कि स्टैच्यूट के द्वारा दी गई है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 10, जिसके साथ मैंने आपको कल भी कहा था कि आपके पास आईपीसी होनी चाहिए। आईपीसी के साथ में हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसका आज हल्का सा ग्लिम्स लेंगे फ्रॉम आईपीसी साइड से। अबेटमेंट में इसका क्या रोल है, क्रिमिनल जो 107 है वहाँ पे, और 120A और B में आईपीसी की बात मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे इसका क्या रोल होगा विद द रिलेशन विद द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और कई सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज को समझेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 10 पे चलते हैं। पहले इस प्ली ऑफ एलईबी की बात करेंगे। आज का जो टारगेट है क्लास का मैं बता देता हूँ, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 16 तक हमें कवर करना है।
ठीक है, सेक्शन 10 से सेक्शन 16 तक आज हमें कवर करना है। सो विदाउट डिले चलते हैं अपने सेक्शन 10। सेक्शन 10 को समझना है हमें आज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बट इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम चलेंगे पहले सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी पे। अभी आप कहेंगे कि भाई हम तो पढ़ तो एविडेंस रहे थे, आप चलेंगे 107 आईपीसी पे, वहाँ भी जाना जरूरी है। ये बात करता है अबेटमेंट की, और अबेटमेंट के बारे में क्या बताता है कि अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला आपका किसी को इंस्टिगेट करके, दूसरा कॉन्स्पिरेसी से, और तीसरा एड से। इसके बारे में डिटेल में तो हम आईपीसी की लेक्चर सीरीज में बात करेंगे, बट मेरा यहाँ बताने का पर्पज़ ये था कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो सबसे पहले आप 107 में पढ़ते हैं आईपीसी में, कॉन्स्पिरेसी। फिर आप 1020 120A और 120B 120A और B, यहाँ पर भी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है। देखिए, हमेशा मैं पहले ही कहता हूँ कि अपने माइंड को इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि यू हैव टू स्टडी द लॉ विद इंटरलिंकिंग। हम देखिए यहाँ पे आईपीसी भी साथ साथ कर लेंगे और अपना एविडेंस तो हम कर ही रहे हैं, इंटरलिंक करना है। तो देखिए, बात आपके माइंड में आती है कि ये कॉन्स्पिरेसी है क्या, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है भाई, किसी भी 2 या फिर 2 और मोर पर्सन। भाई किस बात का एग्रीमेंट होता है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो टू डू एन इलीगल एक्ट, या तो कोई इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, या फिर और वो कोई लीगल एक्ट करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई, लीगल एक्ट करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, अगर वो लीगल एक्ट को बाय इलीगल मीन्स कर रहे हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करते हैं कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि ऑफेंस है। आप इसको ऐसे देसी लैंग्वेज में याद करें कि जो ऑफेंस है, इस बात का एग्रीमेंट कर लेते हैं कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो ऐसे ऑफेंस में उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। आपको वर्ड क्लियर हो गया कॉन्स्पिरेसी। अब इसके साथ ही हम कुछ और डिस्कस करेंगे यहाँ। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। आप कहेंगे कि आप तो आईपीसी में ही घुमा रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, यही गलती हो जाती है कि हम डायरेक्ट बेयर एक्ट में चले जाते हैं और उसके पीछे के फैक्ट्स को नहीं समझते हैं। देखिए, सेक्शन 34 किसकी बात करता है, कॉमन इंटेंशन की। आप देखिए, जहाँ पे ये बात कर रहा है सेक्शन 10 का, जो एविडेंस का जो सेक्शन 10 का हेडिंग है, वही क्या बात कर रहा है कि 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने चाहिए भाई, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन होगा, जो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट, और कॉन्स्पिरेसी में कितने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसलिए हमने पहले कॉन्स्पिरेसी को समझा। अब ये क्या है, कॉमन डिजाइन एक वर्ड यूज हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जो इसका रहेगा वो रहेगा कॉमन इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन कहाँ बताएगी, सेक्शन 34 में। जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं तो इसे सेक्शन 34 कहा जाता है। ये एक रीड टुगेदर सेक्शन है। हमने आईपीसी में इसके बारे में बात की थी, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन जो 35 में दी गई है, 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आईपीसी 149 हो गया आपका 35 में सिमिलर इंटेंशन है, तो इन चीज़ों ना ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। देखिए, ये चीज़ें हालांकि भले ही रिलेवेंट ना हो, लेकिन आप इनको भी साथ साथ याद करते हुए चलें, इससे आपका रिवीजन होता है। तो कॉमन इंटेंशन आपको समझ में आ गई, कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गई। अब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, ये कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर के द्वारा कोई भी चीज़ की जाना इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, यानी कि कॉमन इंटेंशन की मैंने बात की थी आपने। ये कह रहा है कि वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड। देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को ना बोल्ड और इटैलिक किया है, उसका कुछ मतलब है। कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि ये बिलीव किया जा सके कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो कॉन्स्पिरेसी किए हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, किस लिए कॉन्स्पिरेसी की है, सो दैट टू कमिट एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस कर सकें या कोई एक्शनेबल रॉन्ग कर सकें,
anything said or done or written by any one such persons in reference to their, ये देखिए क्या बात हुई, कॉमन इंटेंशन। मैंने दोनों बातें आपको बताई थी कॉमन इंटेंशन के बारे में। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम is a relevant fact as against the each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose for proving the existence of conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। देखिए A, B, C और D ये चारों मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक ऑफेंस करना है। अब यहाँ पे सी ने कुछ अपनी एक डायरी में लिखा है अपनी इस कॉमन इंटेंशन के बारे में। सी ने क्या किया है, कोई लेटर भेजा है डी को, बी को, ए को कहीं या किसी और को, या सी ने कुछ कहा है अपने कॉमन डिज़ाइन के बारे में, अपनी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो थिंग्स सेड और डन, या सी का कोई चीज़ ऐसे प्रूव हो जाती है जो प्रूव करती है किसको, कॉन्स्पिरेसी को, तो वो इन सब के अगेंस्ट में भी रिलेवेंट हो जाएगी। ए, बी और सी के अगेंस्ट में भी सी के द्वारा कही गई चीज़ें या करी गई चीज़ें। अब क्या क्या प्रूव करता है ये प्रूव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ प्रूव होती है कि कॉन्स्पिरेसी ही प्रूव करनी है, ठीक है। एज फॉर द पर्पज शोइंग एनी ऑफ सच पर्सन ऑफ वाज पार्टी ऑफ इट। और दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि भाई ये जो बाकी लोग थे ये उसमें भागीदार थे, ये पार्टी थे उस कॉन्स्पिरेसी की। बेरेक्ट की लैंग्वेज आप क्लियर हो गई होगी, बाकी केस लॉ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इलुस्ट्रेशन ही देखिए, यहाँ ये ही सब कुछ क्लियर कर देगा आप। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। हमने रीजनेबल ग्राउंड को देखिए वहाँ पे बोल्ड इटैलिक किया था। ये एक रीजनेबल ग्राउंड है कि जो ए है इसने भाई इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की है, एक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे किया, यहाँ में फैक्ट क्या कहते हैं कि जो बी था इसने क्या किया, आर्म्स प्रोक्योर किए, कहाँ पे, यूरोप में। उसके बाद जो सी था, क्योंकि हथियार चाहिए, किसके लिए पर्पज क्या था यहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी का। उसके बाद जो सी था यहाँ पे, सी ने क्या किया, उसने कलेक्ट किया मनी। कहाँ पे कलेक्ट किया, कैलकाटा में। देखिए सबकी प्रेजेंस अलग अलग है, ए कहीं प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, फिर भी देखिए चीज़ें कैसे रिलेवेंट होंगी। ये इलस्ट्रेशन ही आपको क्लियर कर देता है। अब जो डी भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, डी ने परस्यूडेड पर्सन्स टू ज्वाइन दी कॉन्स्पिरेसी। वह कुछ लोगों को उकसाया कि तुम कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन करो, कहाँ पे, बॉम्बे में। और एक थे बड़े पत्रकार जिनके सपोर्टर थे वो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ई भाई साहब ने, वो पत्रकार थे, वो राइटिंग्स कुछ आर्टिकल्स लिखे उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि आगरा में कि जो ये ए करना चाह रहा ना भाई सरकार के खिलाफ, ये बिल्कुल सही है। और जो एफ था, एफ भाई साहब ने क्या किया कि एफ ने ट्रांसमिट कर दिया दिल्ली से जी को, क्या, काबुल में बैठा था जी, उसको पैसा ट्रांसफ़र किया। कौन सा पैसा, जो सी ने कलेक्ट किया था कलकत्ता में, वो पैसा भेज दिया। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे गए, किसके द्वारा, एच के द्वारा। एच ने कुछ लेटर लिखे थे गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जिसमें कॉन्स्पिरेसी का कुछ जिक्र था। तो वो जो सारे लेटर्स हैं वो क्या हैं, रिलीवेंट हो जाएंगे। और वो क्या है, वो दोनों चीज़ प्रूव करते हैं कि भाई यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी भी है और ए की कॉम्प्लिसिटी भी है, ए की इन्वॉल्वमेंट को भी साबित करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों फैक्ट प्रूव हो गए आपकी कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गई और ए की एज ए पार्टी होना ये भी प्रूव हो गया। Although he may have been ignorant all of them, and although the persons by whom they were done were stranger to him, हालांकि ये सब लोग हो सकता है एक दूसरे को जानते हैं ना, स्ट्रेंजर हो एक दूसरे से, बट ये एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे सारे लोग। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है, देखिए यहीं पे मैं एक केस लो बताना चाहूँगा आपको। इसके साथ ही आपको भाई अजमल कसाब किसको याद नहीं है, मुंबई में हम लोगों को इतना दर्द देने वाला अजमल कसाब किसे याद नहीं है। तो अजमल कसाब का जब केस चला था, अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और हम इतने अच्छे, हिंदुस्तान की देखिए पॉलिसी कितनी अच्छी है कि हमने एक आतंकवादी को भी भाई सुनने का मौका दिया, हमने उसको बिना सुने ऐसा नहीं कि फांसी दे दी, उसका भी केस चला था। और उसके केस में क्या कहा गया था कि जो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन कॉल थे ना, उनको रिलीवेंट माना गया था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और वो इस बात का
एक मोटिव डिटरमाइन कर रहे थे, कॉमन इंटेंशन को प्रूव कर रहे थे कि अजमल कसाब भी उसकी पार्टी था और उनकी कॉन्स्पिरेसी थी। इसी आधार पे उसको रिलीवेंट माना गया था इन चीज़ों को। आई होप इस केस की स्टोरी से, इस केस को तो आप भूलेंगे नहीं, हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता, वो बहुत डार्क फेज था हमारे जीवन का। तो इस केस से और इस इलस्ट्रेशन से आपको सेक्शन 10 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ केस लॉ देखते हैं हम, उसके बाद आपका और भी, अभी हम थोड़े से सीरियस हो गए इस केस में, तो एक इंटरेस्टिंग केस पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखिए, केस लॉज ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद पहले बेल एक्ट पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए और फिर केस लॉ पढ़िए, तो आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको क्या होती हैं। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर, ये क्या है, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 का केस। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको लगा कोई आप बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, प्यार में धोखा खाए हुए आदमी की। यहाँ पे क्या होता है, अली असगर की शादी हो जाती है मेहर ताजा के साथ। ये एक मैरिड कपल थे भाई। होता क्या है, लेकिन जो मेहर ताजा थी भाई, इनका तो प्रेम था, दिल जो हिलोरे ले रहा था, किसके नाम के लिया था, मिर्ज़ा अकबर के। मिर्ज़ा से प्यार करती थी भैया। अब मिर्ज़ा को मेहर कहती है कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमने कहाँ इसके साथ लपेट दिया मुझे घर वालों ने, अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन जीना है। तो मिर्ज़ा कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, इन दोनों के बीच में, तब ना तो पेजर थे ना लेटर थे, ये टेलीफोन थे भाई, कैसे व्हाट्सअप होता, व्हाट्सअप तो नहीं था, तो उस वक्त क्या भेजे जाते थे, लव लेटर भेजे जाते थे। अब लव लेटर में इसने इससे कहा कि तुम पैसों को जुगाड़ कर लो, अली असगर के पास तो पैसा है। तो ये बोलती है ठीक है वो हो जाएगा, तुम उसकी चिंता ना करो। तो मिर्ज़ा अकबर क्या करता है, उमेर शाह एक व्यक्ति है जो कि सुपारी किलर है, उसको सुपारी देता है और ये सुपारी लेके क्या करता है, ये मार देता है अली असगर को, शूट कर देता है, उसका मर्डर कर देता है यहाँ पे। अब देखिए, मेहर ताजा और मिर्ज़ा अकबर ने मिलके उमर शाह को सुपारी दी और भाई यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको मार दिया गया। तो तीनों की इंटेंशन क्या थी, अली असगर को मार देना, लस्तो नाबूद कर देना, ख़त्म कर देना, क्योंकि ये जब भाई दो प्यार करने वालों के बीच में दुश्मन पैदा हो गया है। ऐसी स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलती हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जो वो लव लेटर लिखे गए थे ना दोनों के बीच में, उसके में लिखा था, इसमें आप पढ़ेंगे ना इसके केस लोग, उसमें लिखा है कि माई हनी रेड लिप्स हनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम बस उन पैसों का जुगाड़ कर लो किसी तरह से, पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे तो हम उसको मरवा देंगे और उसके बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे एक साथ। उसमें उमर शाह का भी जिक्र था। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो वो लव लेटर्स थे ना भाई, ये लव लेटर्स यहाँ पे रिलीवेंट हो जाते हैं और ये दोनों चीज़ दिखाते हैं, कॉन्स्पिरेसी की उन लोगों ने अली असगर को मारने की, और वो जो उमर शाह था वो भी यहाँ पे पार्टी था, ये भी चीज़ यहाँ पे, उमर शाह क्या था यहाँ पे, पार्टी था, ये चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो दो ही चीज़ प्रूव करनी होती हैं आपको यहाँ पे। देखिए सेक्शन 10 में क्या है कि सेक्शन 10 में आपको दोनों चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं स्लाइड्स में तो नहीं लिख पाऊंगा सारी चीज़ें, बट आप नोट कर लें। देखिए कंडीशन क्या होंगी रिलीवेंसी की, कैसे पता लगेगा कि ये रिलीवेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड। हमने पहली बात ही कह दी इस बात का कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़ गए हैं, इस बात का एक रीजनेबल ग्राउंड होगा। और फिर जो एक्ट इन क्वेश्चन है, जो फैक्ट इन इशू है आपका, वो क्या किया जाना चाहिए, दैट विल बी डन आफ्टर दैट कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक करे, लेकिन उस समय के बाद करे जब वो कॉन्स्पिरेसी में जुड़ चुके थे। और भाई उनमें जो करने वाला है वो जो है कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। मान ली तीनों ने बात तो की बैंक लूटने की, लेकिन कर देता है वहाँ पे जाके कुछ और, वो बैंक नहीं लूटता, कुछ और लूट के ले आता है, तो वहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। कॉमन इंटेंशन क्या थी, जैसे कॉमन इंटेंशन का सबसे बड़ा केस आपने सुना होगा, महबूब शाह वाला केस, पोस्ट मास्टर केस, वीरेंद्र कुमार घोष का जो केस है, वो जो पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, दो लोग अंदर जाके लूटते हैं पोस्ट ऑफिस, उसको मार देते हैं और एक बाहर खड़ा रहता है। तो जो बाहर खड़ा वाला है उसका एक्ट क्या है कि वो तो एज ए गार्ड खड़ा था, लेकिन नहीं, जो मेन एक्ट हुआ, मेन एक्ट क्या, मर्डर हुआ है, तो मर्डर का ही चार्ज लगेगा इसके ऊपर भी, क्योंकि ही इज आल्सो ए मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन के साथ। और एविडेंस जो दिया जाता है, जो भी एविडेंस क्यों दिया जाता है सेक्शन 10 में, टू प्रूव टू थिंग्स, कि एक तो पहली बात हमने बात कर ली कि कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरी हमने बात कर ली कि वो एज ए पार्टी भी था वहाँ पे। अभी हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट या रिसेंट में जिन्होंने भाई अपना पार्टनरशिप एक्ट वगैरह पढ़ा होगा,
तो उनके माइंड में आ जाता है कि यह डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी कहाँ, हम एविडेंस से कहीं और तो नहीं चले गए। ऐसा नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी जो है, एक केस आया था सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और इस केस में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि भाई मान लो कोई एक प्रिंसिपल है, एनीथिंग डन बाय प्रिंसिपल ने क्या किया, बहुत सारे एजेंट, आप मूवीज में देखे थे ना कि विलन होते थे, विलन के बहुत सारे चेले चपाटे होते थे। तो ये जो चेले चपाटे हैं उसके, ये सारे उसके एजेंट हैं। अब ये जो एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि कॉन्स्पिरेसी में रिस्पॉन्सिबल था। और यहाँ पे कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी यही कही थी कि भी एक्ट ऑफ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी है उसमें यही कहा गया कि एक्ट ऑफ एजेंट, एक्ट ऑफ एजेंट क्या है, ऐसे ही है जैसे किसी कॉन्स्पिरेसी के मेंबर का एक्ट हो, और उसके लिए प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होगा उतना ही, उस पर भी कॉमन इंटेंशन के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा चलेगा, और वो सेक्शन 10 में क्या होगा, रिलीवेंट माना जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है, इसको भी अपने बेर एक्ट में लिख लें। अब एक और केस यहाँ पे आ जाता है जो काफ़ी बार बहुत जगह फेमस रहता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, सरदुल सिंह वाले केस की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं। ये क्या है, ये लोग ना एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था सरदुल सिंह। इन लोगों ने बहुत सारे ना बोगस वो लोन दिए कुछ लोगों को, और उस वजह से ये सारा कांड हुआ। जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी भाई, ये लोन देते थे किसी को भी, जैसे 4-5 लोग जुगाड़ कर लेंगे, कुछ हिस्सा तुम्हारा, कुछ हमारा, कुछ तुम्हारा, कुछ हमारा। तो जो सारे जो कई लोग इसके साथ मिले हुए थे, तो वो पूरा का पूरा जो निकल के आया, वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी दी गई कि बीच में जो इन लोगों ने काम किया है वो अपराध किया। तो ये सिविल केस के में था, देखिए ये हम सिविल केस था, जबकि पिछले वाला क्रिमिनल केस था। अभी आ जाते एक और केस आया था, ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। ये ब्लैक दूसरा व्यक्ति और टाई दूसरा व्यक्ति है, दो है। तो आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई में क्या हुआ था कि भाई ये लैंडिंग वेटर के तौर पे काम करते थे किसी कस्टम हाउस में। कहाँ पे काम करते थे, कस्टम हाउस में काम करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई कस्टम हाउस में काम क्या होता है, कस्टम ड्यूटी ली जाती है। ये लोग क्या करते थे, दोनों आपस में मिलके इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी बना ली, दो या दो से अधिक चाहिए तो 2 लोग तो हो गए थे। इन दोनों ने क्या कॉन्स्पिरेसी बनाई कि भी जो भी माल यहाँ से पास होगा हम उसको पास कराएंगे विदाउट पेइंग फुल कस्टम ड्यूटी। मतलब भाई हम आपको फुल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, वो हम जुगाड़ कर लेंगे किसी तरह से। और ये बिना कस्टम ड्यूटी दिए सामान को पार करवाने लगे वहाँ पे, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्ज लगा कॉन्स्पिरेसी टू डॉज द कस्टम बाय पासिंग गुड विदाउट पेइंग फुल ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ये एंट्री तो करनी पड़ती है। अब देखिए कहीं भी जब सामान जाता है तो सामान की एंट्री होती है किसी बुक में। तो एक तो थी ऑफिशियल बुक जिसमें ये एंट्री करते थे, इसके अलावा भाई क्या करते हैं ऐसे लोग, अपना भी एक प्राइवेट रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक दूसरी भी बुक थी जिसमें ये एंट्री करते थे, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 बुक में एंट्री करते थे, एक में जिसमें होनी चाहिए थी और दूसरी में अपनी तरफ से। अब क्या हुआ कि जो दूसरी बुक थी, यानी कि जो फॉर्मर बुक थी, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि भाई जो हमारा होता ना हिसाब किताब कैसे होगा, दोनों में, दोनों चोर हैं, दोनों में हिसाब किताब कैसे होगा। तो वो क्या हो गया, वो कौन मेंटेन करता था, ये टाई मेंटेन करता था, इस बुक को टाई मेंटेन करता था। तो कोर्ट ने कहा था कि जो ये बुक है ना, फॉर्मर जो बुक है, ये रिलीवेंट हो जाएगी अगेंस्ट दी ब्लैक, ब्लैक के खिलाफ भी ये रिलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें प्रूव होती हैं, कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव होती है और ब्लैक भी पार्टी था उनकी कॉन्स्पिरेसी का, ये चीज़ भी यहाँ प्रूव होती है। तो ये सेक्शन 10 में क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 10 में अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेक्शन 10 तो आपने समझ लिया कॉन्स्पिरेसी का, स्पेशली जो मैंने केस लॉ बताए इनको बहुत ध्यान रखें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, प्ली ऑफ एलिबी। और अगर आप एडवोकेट हैं तो भी आपके लिए डिफेंस लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ डिफाइन की गई, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्ली ऑफ एलिबी को आज हमें समझना है। अभी सेक्शन 11 को समझेंगे।
सेक्शन 11 पे स्पेशली कभी कभी शॉर्ट नोट आने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली राजस्थान साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस इसके देखे गए हैं। तो सेक्शन 11 को समझते हैं। देखिए, प्ली ऑफ एलिबी में आप सबसे पहले एलिबी का मतलब समझिए। एलिबी जो क्या है, ये एक लैटिन मैक्सिम है और इसका मतलब होता है समवेयर एल्स, समवेयर एल्स, यानी कि जो कहीं और पे हो। और प्ली होता है किसी चीज़ का डिफेंस लेना, तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसी प्ली लेना कि कहीं और पे होना। ये क्या है कि एक्यूज्ड के द्वारा जब कोई क्राइम हो जाता है, उसके ऊपर कोई क्राइम का ट्रायल चलता है, तो वो एक डिफेंस लेता है कि जहाँ पे क्राइम हुआ था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस, किसी मैं दूसरी जगह पे था एट दी टाइम ऑफ ऑफेंस, कि जो ऑफेंस का मुझ पर आरोप लगाया गया है उस वक्त मैं नहीं था वहाँ पे। तो प्ली ऑफ एलिबी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये डिफेंस लेता है। और प्ली ऑफ एलिबी क्या है ना, ये देखिए दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ये ऐसे फैक्ट्स की बात करता है जो साधारणतः फैक्ट ऑफ द केस के साथ रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं। क्यों रिलेवेंट बन जाते हैं? क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट फैक्ट होते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब जहाँ पे दो चीज़ें आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हूँ, या वो हाईली प्रोबेबल होते हैं, यानी कि इम्प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। यानी कि प्ली ऑफ एलिबी आपको एक तो इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स दिखाता है और दूसरा हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल फैक्ट्स के बारे में बताता है। यानी कि ये वो ऐसे फैक्ट हैं दोनों जिनका केस ऑफ फैक्ट से, जिस चीज़ पे बात चली है, केस ऑफ फैक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो एक्ट हुआ है, जो फैक्ट इन इशू है, उससे इन फैक्ट्स का कोई रिलेशन नहीं हो गया, लेकिन फिर भी ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 11। अभी क्यों 11 हो जाते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन 11 को पढ़िए। ये कहता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट। दिस इज द की वर्ड ऑफ योर सेक्शन। जो मैं यहाँ पे स्क्वायर में लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो आपके कीवर्ड्स हैं, उनको अपने बेरैक में भी हाईलाइट कर लें। दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, यानी किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ वो इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जहाँ पे दो के बीच में कोई कनेक्शन तो भले ना हो, लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके ऊपर आरोप लगा कि भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया, कहाँ पे, दिल्ली में, और ए का कहना है कि मैं तो जी जिस टाइम मर्डर हुआ उस वक्त कहाँ पे था, चेन्नई में था। तो भाई एक व्यक्ति दो जगह क्या पॉसिबल है कि वो दो जगह पे पॉसिबल हो? तो ये दोनों फैक्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट है। दूसरी चीज आ जाती है कि इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो वो फैक्ट खुद या किसी दूसरे फैक्ट्स, दूसरे तथ्यों के साथ मिलके किसी चीज का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बनाते हैं, किसी भी फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का। हाईली प्रोबेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इम्प्रोबेबल। तो दो चीज़ों की आपको यहाँ पे बात करनी है। पहली बात आप करेंगे इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की, और दूसरी बात करेंगे आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटीज़ की बात हो रही है, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल में। तो ये दो चीज़ों के ऊपर आपका सेक्शन 11 बना हुआ है। इलस्ट्रेशन देखिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे। The fact that on that day A was at Lahore is relevant। तो ये रिलेवेंट कैसे होंगे भाई? वो लाहौर में था और वहाँ पे कलकत्ता में, क्योंकि ए जो है वो कॉमन फैक्टर है। आपने कहा कि ए ने कलकत्ता में क्राइम किया और ए तो उस वक्त लाहौर में था, उसके पास कोई प्रूफ हो सकता है कि वहाँ पे उसने भाई कोई उसकी अटेंडेंस हो कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी के साथ मिलने गया हो, कोई मीटिंग हो, कोई उसने लेटर लिखा हो जो उसने वहाँ से पोस्ट किया हो। वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे। तो यहाँ पे ए क्या करेगा, वो प्ली ऑफ एलिबी लेगा कि जी मेरे ऊपर जो आरोप लगा है मैं तो उस दिन लाहौर में था, और ये रिलीवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल। देखिए भाई, लाहौर से आना, अब एक बंदे ने कलकत्ता में मर्डर किया और वो लाहौर में था, क्या वो लाहौर से आके तुरंत मर्डर करके उसी समय पे एक सर्टेन टाइम गैप में वापस कलकत्ता से लाहौर जा सकता है? तो ये हाईली इम्प्रोबेबल है। तो यहाँ दोनों चीज़ें दिखती हैं कि ये दोनों के दोनों फैक्ट आपके क्या हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, और ये प्रोबेबिलिटी भी दिखाते हैं। ये दो ही
मेन इंग्रेडिएंट है आपके सेक्शन 11 के प्ली ऑफ एलिबी के। तो क्या है ये? नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड, इट इज रिलीवेंट। तो उसने ऐसा किया होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है अभी, तो ये रिलीवेंट फैक्ट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन है कि वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाई ए, बी, सी और डी। Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else, that it was not committed by either B, C or D is relevant. ये क्या कह रहा है कि भाई क्या ए ने क्राइम किया कि नहीं, क्या फैक्ट इन इशू, क्या क्या ए ने क्राइम किया है, ये आपका फैक्ट इन इशू है। और आप कह रहे हो सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि भाई क्राइम या तो ए ने किया है, या बी ने किया है, या सी ने किया है, डी ने किया है। तो हर एक वो तथ्य है जो ये दिखाता है कि क्राइम किया गया है बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी, सी और डी, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी एक कमरे में 5 दोस्त हैं, उनमें से किसी एक का क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है। अब रूम में 5 दोस्त थे, पांचों दोस्तों में से, इसको हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं कि किसी एक रूम में टोटल ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 फ्रेंड्स थे किसी रूम के अंदर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ई का मर्डर हो जाता है, किसी एक का मर्डर हो जाता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस। तो अब सर्कमस्टांसेस क्या दिखाएंगे कि भाई जब 5 लोगों के अलावा और कोई था नहीं इस रूम में, तो मर्डर इन चारों में से किसी एक ने किया है। सर्कमस्टांसेस क्या होगी आपकी? यही होगी ना कि इन चारों में से किसी ने किया है। तो हर एक वो एविडेंस अलाउड होगा, वो यहाँ पे रिलीवेंट होगा, हर एक वो फैक्ट जो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि इनमें से किसी का भी रिलेशन इसकी डेथ के साथ है, तो वो क्या हो जाएगा? सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए किसके द्वारा प्ली ऑफ एलिबी ली जा सकती है? इट कैन बी टेकन बाई एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन इसको रेज करता है। अब भैया जब तुम रेज करोगे तो ये क्या है? ये डिफेंस है, टेकन बाई एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। क्यों उठाया भाई एक्यूज ने? क्योंकि उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, ये भी इसका एक इंग्रेडिएंट हो जाता है। जब कोई ऑफेंस होता है, फैक्ट इन इशू में कोई क्राइम होता है, वहाँ पे एक्यूज पर्सन इसकी प्ली अपने डिफेंस में लेता है। अब भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? एक्यूज पे चला जाएगा अंडर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 103 क्या कहता है कि भाई जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बात को कोर्ट ऑफ लॉ मान ले, मान लो ए और बी में से ए चाहता है कि इसकी बात को मान लिया जाए कोर्ट के द्वारा कि ये कलकत्ता में था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर लाई करे, यही आपका सेक्शन 103 कहता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? एक्यूज पे जाएगा। एक मैक्सिम है यहाँ पे, इस मैक्सिम को आप देखो, ये मैक्सिम बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ई क्वी नॉन नेक्ट इन कम्बाइट प्रोबेशन, ठीक है, ये आपकी लैटिन मैक्सिम है और इसका मीनिंग नीचे दिया गया, हु क्लेम्स नीड टू प्रूव इट, नॉट द पार्टी हु नेगेट्स। भाई जिसकी जरूरत है ना वही प्रूव करेगा, वही पे आपका सेक्शन 103 बना हुआ है। अभी कुछ केस लो हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहला केस आता है मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मुंशी प्रसाद स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था कि भाई जो क्राइम सीन था, जहाँ पे क्राइम हुआ था, जिस प्लेस में, मान लेते हैं कि ये आपका वो प्लेस है जहाँ पे क्राइम हुआ था, तो जो अकरेंस ऑफ क्राइम जिस प्लेस पे था और जहाँ एक्यूज ने क्लेम किया कि मैं तो जी यहाँ था, एक पंचायत हो रही थी यहाँ पे और मैं पंचायत में था, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मुश्किल से 400 से 500 यार्ड थी। कितनी थी? 400 से 500 यार्ड्स की दूरी थी। तो भाई आपने तो कहा कि आप पंचायत मीटिंग में थे जिस टाइम पे ये क्राइम हुआ, यहाँ पे एक्यूज ने ये बात कही, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये प्रेजेंस एल्सवेयर नहीं है, यहाँ आपकी प्ली ऑफ एलिबी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि भाई ये आप इसको समवेयर एल्स कह सकते हो क्या? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो इतनी डिस्टेंस इतनी है, भाई आप क्राइम करके तुरंत भी तो वहां जा सकते हो। इट कुड नॉट बी
एन इम्पॉसिबिलिटी दैट वन कुड बी प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस मोर और लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहां पे उसको नहीं माना गया था। अभी दूसरा केस आ जाता है एक इंपॉर्टेंट, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 1981 का केस है। ये यहाँ प्ली ऑफ एलिबी के बारे में अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था? अपेक्स कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, द प्ली ऑफ एलिबाई स्टेट्स दैट द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड एट द क्राइम सीन बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस एट द अनदर प्लेस। यानी कि जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में कि लाहौर और कलकत्ता, ठीक है, दो जगह उसकी प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है। हम लाहौर नहीं लेंगे, हम चेन्नई लेंगे। अभी हम पाकिस्तान क्यों जाए, अपने इंडिया में रहते हैं। ठीक है, चेन्नई और कलकत्ता दोनों जगह पे एक साथ प्रेजेंस नहीं हो सकती। द प्ली कैन देयरफॉर सक्सीड प्रोवाइडेड दैट इट्स शोन दैट द एक्यूज्ड वाज टू डेट अवे ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द अलेज्ड क्राइम वाज कमिटेड। तो ये दिखाता है कि भाई जब वहाँ एक्यूज था ही नहीं, जब क्राइम हुआ, तो उसको कन्विक्ट भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप सिर्फ प्ली ऑफ एलिबी पे किसी का कन्विक्शन या एक्विटल कर देंगे। इसके साथ में कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी लिए जाते हैं। लेकिन आई होप आपको प्ली ऑफ एलिबी होती क्या इन केस लॉ से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हम कुछ केस लॉ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक केस था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, जितने ज़्यादा केसेस आप अगर डिस्कस करेंगे ना, उतना ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये ज़्यादा पुराना केस नहीं, 2016 का ही केस है। देखिए, इस केस में क्या हुआ था कि एक डायरी मिली थी। इसने दर्शन सिंह ने क्या किया था, डायरी प्रेजेंट की और इसने कहा कि डायरी में जी मैंने अपना सेल रिकॉर्ड लिखा और मैं वहाँ नहीं था उस टाइम पे, आई वॉज समवेयर एल्स। लेकिन जो भाई साहब की डायरी थी ना, डायरी के कई सारे जो पेजेस है वो ब्लैंक थे, ब्लैंक पेजेस थे उसमें, यानी कि वो डायरी सही नहीं थी। तो बिकॉज डायरी की ऑथेंटिसिटी सही नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया था कि प्ली ऑफ एलिबी आप नहीं ले सकते डायरी के बेसिस पे। हालांकि अगर वैसे नॉर्मल किसी उसमें जैसे आपकी रूटीन डायरीज में अगर कोई ऐसी एंट्री मिल जाती जो आपकी पोजीशन को प्रूव करती समवेयर एल्स, तो ठीक था। लेकिन इस केस में इसे नहीं माना गया था। कंता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये केस 1956 का है। यहाँ पे कहा था कि जो विटनेस था, एक बंदा विटनेस था, उन्होंने देखा, एक विटनेस ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी थी कि मैंने देखा है जी ए ने बी को गोली मारी है और ये चीज़ में कितनी दूरी से गोली मारी है, 25 फीट से, 25 फीट से गोली मारी है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट आने पर क्या हुआ, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया। आप 45 में पढ़ते हो ना, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में आप पढ़ते हो एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या आया कि नहीं, जो गोली मारी, जो जख्म, जिस तरह के घाव बने हैं वो लेस देन ए यार्ड है। क्या है, लेस देन ए यार्ड। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की आई कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है दैट रेंडर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हाईली इम्प्रोबेबल। इसने दिखा दिया कि भाई ये तो जो इसकी स्टेटमेंट है विटनेस की, ये हाईली इम्प्रोबेबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हमने क्या कहा था, इम्प्रोबेबिलिटी इज द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 11। तो यहाँ पे इसको सेक्शन 11 में रिलीवेंट माना गया था मेडिकल रिपोर्ट में जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन थी। देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है, प्ली ऑफ एलिबाई, सॉरी, प्ली ऑफ एलिबी क्या है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ये एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। इन केसेस से आपको चीज ध्यान आ गई, आपको बस इतना दिखाना है कि जो भी फैक्ट इन इशू या आपके रिलीवेंट फैक्ट हैं वो इनकंसिस्टेंट है या इम्प्रोबेबल है, तो वहां पे सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी ली जा सकती है। यानी कि जहां पे कहीं दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये एक इंग्लिश डॉक्ट्राइन है। क्या है, इट इज ए इंग्लिश डॉक्ट्राइन। आई होप आपको प्ली ऑफ एलिबी डॉक्ट्राइन और प्ली ऑफ एलिबी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अभी जब सिविल केसेस होते हैं तो सिविल केसेस में क्या है कि कोर्ट को कभी कभी ना कंपनसेशन देना होता है। कंपनसेशन देने के लिए उसे डैमेजेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो डैमेजेस की भी जो है यहाँ पे रिलीवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 को देखिए, बेयर एक्ट में जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ उनको हाईलाइट करते हुए चलें। सेक्शन 12 कहता है कि इन द सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलीवेंट। अगर किसी भी सूट में डैमेजेस क्लेम किए गए हैं, सिविल सूट में क्या होता है मैक्सिमम डैमेजेस क्लेम होते हैं, तो उन डैमेजेस क्लेम करने के लिए जो रिलीफ देगा कोर्ट वो क्या देगा आपको, तो जितना आपको डैमेज हुआ है उतना आपको कंपनसेशन दिलाएगा। तो वो कंपनसेशन जो मिलेगा डैमेजेस को कैलकुलेट कैसे करेगा, तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोर्ट की हेल्प करता है टू कैलकुलेट दीज डैमेजेस आर रिलीवेंट। ये कहता है इन द सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant। यानी कि जो डैमेज अवार्ड करना उसको कैलकुलेट करने में जो मदद करेगा। अब देखिए मान लीजिए क्या कहीं पे अगर भाई एविडेंस कौन देगा, ये देखिए ये जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ जो डिमांड कर रहा है किसकी कि उसे डैमेजेस हुए हैं, तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये इसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर है कि वो उसे बताए कि वो हाँ जी मुझे लॉस हुआ है। लेकिन इन केस अगर प्लेंटिफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पाता है, ये डजेंट मीन कि उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो जो रिलीफ का अमाउंट है यहाँ पे कोर्ट क्या है, जो अदर प्रोस्पेक्टिव्स है वहाँ पे उनके थ्रू कैलकुलेट करेगा। एक 2008 का केस है महाराष्ट्र का, 2008 में एक महाराष्ट्र का केस है शेख गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था, एक नहर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसकी वजह से गफूर की जो फसल है वो काफ़ी सारी बर्बाद हो गई थी। लेकिन कितना डैमेज हुआ, डैमेज तो हुई थी लेकिन डैमेज कितना हुआ ये प्रूफ ये नहीं दे पा रहा था। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई अगर ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो भी डैमेज से मना तो नहीं किया जा सकता क्योंकि डैमेज तो हुआ है। तो कोर्ट ने क्या है जो प्रोबेबल इनकम थी उसकी, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है और यहाँ पे डैमेजेस दिए। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी ऐसे प्रोबेबल कॉस्ट जिससे डैमेज कैलकुलेट हुए वो यहाँ पे सेक्शन 12 में रिलीवेंट हो जाएंगे। देखिए डिपेंड करता है, जैसे रेपुटेशन के बेस पे आपको किसी को देना है, डिफेमेशन का देना है, तो वहाँ पे भाई किसी एक व्यक्ति की रेपुटेशन अलग है दूसरे की अलग है, तो डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्ट, जैसे यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया रेपुटेशन, तो रेपुटेशन भी क्या है अंडर सेक्शन 12 एक रिलीवेंट फैक्ट है, क्योंकि वही भाई आपका कैलकुलेट करने में कोर्ट ही क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सेक्शन 12 आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं अपने सेक्शन 13 पे। नाउ सेक्शन 13 बात करता है देखिए आपके राइट्स और कस्टम्स की। जो राइट्स और कस्टम्स होते हैं ये आपके अगर कोई फैक्ट इन क्वेश्चन है जहाँ पे किसी राइट और कस्टम को प्रूव करना है, उससे रिलेटेड कोई एविडेंस देना, तो उसके बारे में प्रोविजन जो दिया गया सेक्शन 13 में दिया गया। ये कहता है देखिए राइट और कस्टम जब क्वेश्चन में होते हैं, यानी कि कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि किसी का राइट वहाँ पे है या कस्टम है कि नहीं है। देखिए पुराने टाइम से ही कस्टम जो है ये सोर्स ऑफ लॉ रहे हैं, दीज आर सोर्स ऑफ लॉ। और इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको किसी एग्जिस्टेंस को दिखाना है, किसका एग्जिस्टेंस, राइट और कस्टम का, तो उस केस में दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो ये दिखाती हो कि उसका क्रिएट कहाँ हुआ है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सब्सिक्वेंट हिस्ट्री क्या है, किसकी, आपके दोनों चीज़ों की बात करता है ये, राइट की भी और कस्टम की भी। या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस हो जहाँ पे वो राइट या कस्टम यूज हुआ हो, किसी ने उसको क्लेम किया हो, कहीं रिकॉग्नाइज हो, जहाँ पे वो राइट और कस्टम फॉलो किया गया हो। तो इसका सिंपल सा देखिए बेयर एक्ट लैंग्वेज यही कहती है कि जब राइट और कस्टम क्वेश्चन में होते हैं तो वहाँ पे दो प्रिंसिपल में इन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है रिलीवेंसी में। पहली चीज़ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाएं आप जहाँ पे उसका ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट और कस्टम ये दिख सकता हो, जहाँ उसको मॉडिफाई किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो,
या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस हो जहाँ पे किसी ने उसको एक्सरसाइज किया हो, क्लेम किया हो, या किसी ने फॉलो किया हो वहाँ पे। देखिए जैसे कस्टम्स क्या होते हैं, जब हिंदू मैरिज एक्ट में हमने क्या किया, एक स्पिंडा रिलेशन बना दिया कि हम इतनी शादियों में इन रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते हैं। जबकि ये चीज़ भाई ये तो 1956 में बना था, लेकिन उससे पहले भी हम ये चीज़ अपने उसमें फॉलो करते आ रहे थे। तो वो क्या थे, वो हमारे कस्टम्स थे। अब आ जाती है राइट्स की बात। देखिए राइट्स में क्या है, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर गांव में आपका एक एरिया है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैमिली के चरवाहे हैं जो यहाँ पे अपनी भैंसें चराते हैं। ये उनके पुरखों से चला आ रहा है। तो उस टाइम पे ये ज़मीन किसी राजा महाराजाओं के समय से उनको कोई डीड दी गई थी कि भाई इसके ऊपर इस चरगाह पे उस परिवार का राइट रहेगा अपने भैंसे चराने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये उनका राइट हो गया। लेकिन अगर मान लो अब कोई कहने लगे कि ये तो इलीगल है, तो वो ये चीज़ प्रूव करेगा कि जी मेरे पास तो इसकी डीड है, हमें बहुत पुराने समय से याद चला आ रहा है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जो बहुत रेयर आपको किसी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको सेक्शन 13 पे, लेकिन देखिए मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि इंटरलिंक करके पढ़ना है। अब इंटरलिंक कैसे करेंगे, आपको सेक्शन 13 को किस किस के साथ पढ़ना मैं वो बता देता हूँ, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 32 के सब सेक्शन 4 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप राइट और कस्टम पढ़ते हैं। सेक्शन 32 के ही आप 7 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी राइट ऑफ कस्टम पढ़ते हैं। और 48 में भी जहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं वहाँ भी आप पढ़ते हैं। तो इसको ना, इन तीनों सेक्शनों को अपने बेयर एक्ट में नोट कर लें। ये तीनों के तीनों सेक्शन 13 के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो राइट और कस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट अदर सेक्शंस विद द सेक्शन यू आर गोइंग टू स्टडी। इससे क्या होगा कि देखिए जब आप हाफ ऑफ द एविडेंस एक्ट पहुंचेंगे ना, तब तक आप काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के चक्कर में पढ़ चुके होंगे, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल। अब इसका इलस्ट्रेशन है जो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इलस्ट्रेशन से देखिए आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो ए है, क्या उसके पास एक राइट है फिशरी का, मछली पकड़ने का अधिकार है ए के पास। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें आती हैं कि अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर। भाई ए के एंसेस्टर के पास क्या है, एक डीड है। मतलब पुराने टाइम पे कभी, जैसे मैंने अभी आपको चौरागांव वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही बात कर रहा है कि भाई उनके पास एक डीड है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा फैक्ट क्या होगा, एक मोर्टगेज है उस प्रॉपर्टी का, फिशरी का। एज फादर, ए के फादर ने वो जो जमीन जहाँ पे तालाब है जहाँ वो पकड़ता था, उसको क्या किया था, अपने राइट को, फिशरी का जो राइट है, फिशरी के राइट को क्या किया था, मोर्टगेज किया था। भाई आदमी मोर्टगेज किस चीज़ को कर सकता है, जिस पे उसका अधिकार हो, जो उसकी हो, उसी को तो मोर्टगेज कर सकता है। और उसके बाद देखिए उसने क्या किया, सब्सिक्वेंटली उसने ग्रांट द फिशरी बाय एज फादर। उस मोर्टगेज में भी जितने पैसे में मोर्टगेज किया वो पैसे पे करके वापस भी उसको लिया है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इररिकॉन्साइलेबल विद द मोर्टगेज, यानी कि मोर्टगेज के लिए भाई उसको वापस भी लिया है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आइए पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस। ये सारी की सारी चीज़ें ना, यहाँ से पहले पॉइंट नंबर हमारे 1, 2 और 3 जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 ये आपके ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंस्टेंस। देखिए क्या है कि क्या हुआ था कि ए के फादर को जब वो अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, राइट, यानी जब वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे थे, और इन विच एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर। ए के पड़ोसी ने उसको रोका था, कुछ झगड़ा हुआ था तो भाई उसमें कोई पंचायत, कोई गांव के सोसाइटी, कुछ लोगों ने या किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने कुछ रोका दिया होगा, फैसला किया होगा दोनों के बीच में। तो ये ए के पड़ोसियों के द्वारा उसको रोका जाना, ये सारे के सारे जो मैंने फैक्ट बताए हैं चारों, ये चारों के चारों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। दिस ऑल आर रिलीवेंट फैक्ट। तो राइट और कस्टम से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी देखिए इस पर केस लॉ डिस्कस करते हैं हम, जिससे आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लक्ष्मीधर मिश्रा वर्सेस रमकलाल। लक्ष्मीधर मिश्रा जी पंडित जी थे, वर्सेस रमकलाल।
ये कलकत्ता हाई कोर्ट का कोर्ट है। प्रिवी काउंसिल ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है कि राइट और कस्टम क्या होगा। यहाँ पे क्या था कि भाई किसी भी कस्टम को वैलिड कब माना जा सकता है कि वैलिड था, भाई या तो उसको किसी ने पहले से यूज किया हो। यहाँ पे काली माता की पूजा होती थी, एक लैंड थी डिस्प्यूटेड लैंड, और वहाँ पे माँ काली की पूजा होती थी। अब डिस्प्यूटेड लैंड पे ये आया कि भाई ये पूजा तो बहुत पहले से होती आ रही है, बहुत ही पहले से होती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि भाई जो पर्टिकुलर इनहेबिटेंट्स हैं उस विलेज के, वो लोग यहाँ करते आ रहे हैं, तो ये जो कस्टम है ये उनके लिए इन जनरल नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि देखिए जब क्या हो जाता है कि कभी कभी डिफ़िकल्टी हो जाती है, भाई जिसने ये कस्टम कब से चला आ रहा है ऐसे तो नहीं प्रूव किया जा सकता। तो जो सबसे पुराना बंदा आपके पास अवेलेबल, जैसे 32 के 4 में और 7 में आप क्या पढ़ते हो कि वो जिन लोगों ने कस्टम्स बनाए उनका आप नहीं बता सकते ना कि वो हैं कि नहीं, अभी उनको तो नहीं बुलाया जा सकता। तो जो आपका जब भी आपको अपना कस्टम या आपका राइट ये दिखाना है तो आपके पास जो लास्ट अवेलेबल एविडेंस है, लास्ट अवेलेबल एविडेंस मतलब भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, कोई डीड हो, कुछ और हो, कुछ जहाँ डॉक्यूमेंट में वो चीज़ लिखी गई हो, या वो कस्टम सोसाइटी में पहले से फॉलो होता आ रहा है और कोई भाई बहुत बुजुर्ग आदमी पहले वाले को तो अवेलेबल है, वो बताए कि हमारे पूर्वज भी इसको फॉलो करते थे। कोर्ट अगर जस्टिफाई हो जाता है तो वहाँ पे उसको रिलीवेंट माना जाता है, जितने भी फैक्ट उसको दिखाते हैं। यहाँ पे दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, एक तो आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक तो भाई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए मतलब जहाँ से उसका ओरिजिन दिख रहा है या कोई हिस्ट्री दिख रही है, या तो हिस्ट्री कस्टम और राइट की या उसका ओरिजिन, मतलब हिस्ट्री में आ गया वो भी, ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। दूसरा है यहाँ पे कोई इंस्टेंस जहाँ पे उसको फॉलो किया गया है, किसी के द्वारा फॉलो किया गया तो रिकॉग्नाइज किया गया होगा। अब अगली बात यहाँ पे आ जाती है कि क्या जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जजमेंट हैं वो भी क्या सेक्शन 13 में रिलीवेंट हो सकती हैं? कोर्ट की जजमेंट्स क्या रिलीवेंट होंगी यहाँ पे? तो इसके लिए शीतल दास वर्सेस संतराम का केस है, शीतल दास वर्सेस संतराम 1954 का केस है ये। और यह केस में कह दिया गया था शीतला में, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया था कि भाई जो जजमेंट्स के हैं किसी भी उसकी, वो यहाँ पे रिलीवेंट मानी जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सेक्शन 13 सिर्फ राइट और कस्टम की बात करता है। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 14 के ऊपर। देखिए सेक्शन 14 क्या बताता है कि ये स्टेट ऑफ माइंड, ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, तीन चीज़ों की स्टेट बताता है ये। किस किस की स्टेट बताता है? आपके माइंड की, बॉडी की और आपकी बॉडीली फीलिंग्स की। अब देखिए यहाँ पे माइंड से मतलब क्या है आपका? माइंड से मतलब आ जाता है मोटिव। मोटिव इन द सेंस कि आपका मेंटल एलिमेंट क्या है। यह सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो आपका मेंटल एलिमेंट है। आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी नॉलेज क्या थी, आप कोई काम गुड फेथ में कर रहे थे, नेग्लिजेंस में कर रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि मेंसरिया आपने आईपीसी में पढ़ाई था, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया। तो जो मेंटल एलिमेंट है, जो आपकी इंटेंशन है, वो काफ़ी रिलीवेंट होती है यहाँ पे। अभी देखिए बेरेक्ट पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। भाई दिमाग की किसी भी तरह की स्टेट को, दिमाग में क्या क्या स्टेट आ सकती हैं वो देखिए। भाई आपकी इंटेंशन हो सकती है, आपको नॉलेज हो सकती है, गुड फेथ हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है, रेसनेस हो सकती है, इलविल या गुडविल हो सकती है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो सकती हैं। या फिर ये एग्जिस्टेंस शो करती हैं किसी स्टेट ऑफ बॉडी का और बॉडीली फीलिंग्स का। तो ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिलीवेंट हो जाएंगी। एंड व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन द इशू और रिलीवेंट। मान लीजिए आपका फैक्ट इन इशू है कि भाई यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी, यहाँ पे उसको नॉलेज था या नहीं था, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस तो नहीं करता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम करता है, वो हमेशा ऐसे ही नेग्लिजेंस में काम करता है। तो भाई आपने मान लीजिए ए ने बी को कोई अपना आइटम दिया और बी को उससे इंजरी हो गई। अब ए का क्या है कि ए हमेशा ही नेग्लिजेंस से काम करता है। तो ए का जो नेग्लिजेंस है ना, ये उसके माइंड की स्टेट है। और यहाँ पे वो जो नेग्लिजेंस है वो इस बात को प्रूव करता है कि भैया इसकी वजह से इसको डैमेजेस हुए हैं।
तो यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड रिलीवेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 को देखिए कि अ फैक्ट रिलीवेंट एज शोइंग दी एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलीवेंट स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी फैक्ट जो रिलीवेंट हो जाएगा, जो स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, वो क्या करेगा, स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली, वो आम तौर पर नहीं, बट इन द रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए ए लापरवाह हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर काम में, लेकिन ए ने भाई जरूरी नहीं कि वो हर काम में लापरवाह हो। ए लापरवाह है अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में, अपनी जो कार है उसको मेंटेन करने में बहुत लापरवाह है। उसने किसी को कार दी, उससे किसी को चोट लग गई, तो यहाँ पे जो एक नेग्लिजेंस है, और वो कार में चोट लगना ही फैक्ट इन इशू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार में चोट लगना उसका रिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए भाई उसने कहीं अपने बच्चों की स्कूल फी भरनी थी, और स्कूल फी वो हमेशा टाइम पे भरता है, उसमें वो नेग्लिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ इसकी रिलीवेंट नहीं होगी। या वो मान लीजिए स्कूल फी भरने में नेग्लिजेंट है, और उस नेग्लिजेंस को आप यहाँ जोड़ने लगे, तो यहाँ वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। 2 कहता है कि बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलीवेंट within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be relevant। अब भाई वही काम जिस काम के लिए आज फैक्ट इन इशू, वो पहले भी ऐसा कर चुका है, उसको कन्विक्शन हो चुका है, यानी कि पहले से भाई ये तो ऐसा ही है। अब इसको आप देखो किसके साथ पढ़ना, आपको ध्यान होगा सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी। वहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 12 और चैप्टर 17, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक्सप्लेनेशन 2 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि मान लो किसी को 3 साल का पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, और दोबारा से वो इन चैप्टर्स के अंदर कोई ऑफेंस कर देता है, तो उसको 10 साल तक की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये वही बात कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है 75 में, जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो क्या है, रिलीवेंट है, तभी तो आप उसको 10 साल की सजा दोगे या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोगे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है वो आपका रिलीवेंट हो जाएगा। अभी आप कुछ एग्जाम्पल हैं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम उनमें से कुछ एग्जाम्पल बेर एक्ट से करेंगे तो बेटर रहेगा। आप अपना बेर एक्ट खोल लें और हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि आपके बेर एक्ट में दे रखे हैं, और क्योंकि ये जो अब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन बनता है। हम आपके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले चीज़ क्या आ जाती है कि कोई बंदा ए है, वो एक्यूज है किस बात का कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है, स्टोलन प्रॉपर्टी ली है, और भाई उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी बाद में रिसीव हो जाती है। तो ए ने जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है और उसके पास जो स्टोलन आर्टिकल मिले हैं, तो उसने जब रिसीव की तो उसके क्या थी, उसको नॉलेज था इस बात का कि वो स्टोलन है, नॉलेज था और उसकी इंटेंशन भी थी। तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ प्रूव हो जाते हैं। अभी आ जाइए एग्जाम्पल सी पे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कराऊंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ए शूज बी फॉर डैमेज डन बाई डॉग ऑफ बीज विच। अब मान लीजिए भाई देखिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में वो कर देता हूँ आपके सामने कि ए के पास क्या है, यहाँ पे ए ने बी के ऊपर एक मुकदमा कर दिया। बी का एक कुत्ता था, डॉग था बी के पास। अब वो डॉग पहले भी कुछ लोगों को काट चुका है, एक्स को, वाई को और जेड को। इसका मतलब क्या है कि बी को नॉलेज था, बी के पास नॉलेज थी ना कि मेरा कुत्ता काटता है, तो बी के पास नॉलेज होते हुए भी उसने क्या किया, अपने कुत्ते को नहीं संभाला और बी के कुत्ते ने क्या किया, ए को काट लिया। तो यहाँ पे जो पहले जिन लोगों को उसने काटा है, ये नॉलेज यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट इन इशू क्या है, कुत्ते के द्वारा काटने से जो इसको नुकसान हुआ ए को, इसलिए मुकदमा किया गया है। तो बी को तो पहले से नॉलेज था, तो नॉलेज क्या है, ये बी का स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी एफ के ऊपर, जो बात करता है गुड फेथ की। यहाँ पे हम गुड फेथ के बारे में बात करेंगे। ये कहता है कि ए इज शूड बाई बी, ए के ऊपर बी ने क्या कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वाज सोल्वेंट। भाई देखिए क्यों मुकदमा किया, क्योंकि बी ने क्या कहा है भाई, बी ने धोखे से कह दिया कि जो सी है भाई वो हो गया है सोल्वेंट। तो ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया अभी आपने, अब सी को क्या है, बी को बेचारे को किसी सी के नेबर ने बताया था।
अब पड़ोसी ने बताया, तो भाई पड़ोसी की बात क्या, कोई पी उसका पड़ोसी था, नेबर था, उसने बताया कि जी सी सॉल्वेंट हो गया, तो बी ने गुड फेथ में सोचा कि जब पड़ोसी कह रहा तो सही कह रहा होगा, उसने यही बात गुड फेथ में ए को कह दी। तो यहाँ पे जो बी ने का जो एक्ट है वो क्या है, गुड फेथ में है, और अगर इसको चीज़ को दिखाता है वहाँ पे कोर्ट में, प्रूव करता है बी, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा गुड फेथ में। अभी एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एन, एग्जाम्पल नंबर एन। एन आपको दिखाता है नेग्लिजेंस के बारे में, नेग्लिजेंस। इसके इलुस्ट्रेशन सारे पढ़ लीजिएगा, इलुस्ट्रेशन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर एन कर रहे हैं हम। ए शूज बी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हिम विद कैरेज फॉर हायर नॉट टू द रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर ए वाज इंजर्ड। भाई ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया कि बी ने से जो गाड़ी दी थी, जो कैरेज दिया था, वो फिट नहीं था और उसने ए को चोट लग गई उससे। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि जो बी की अटेंशन थी वाज ड्रॉन ऑन अनदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रिलीवेंट। इससे पहले भी बी ऐसा कर चुका है कई बार। तो यह क्या, बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट है। बी जो है यहाँ पे क्या है, वो हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, और उसका हैबिचुअली नेग्लिजेंट होना क्या है यहाँ पे, रिलीवेंट हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन। आपको मैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए ए हो गया, सी हो गया, एफ नो, आपने डायरेक्ट में टिक कर लीजिए इनको, एच एन ओ एन पी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यहीं मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, साथ में एक लैटिन मैक्सिम भी लिख लीजिए आप, रेस इंटर एलियोस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। इसके ऊपर एक एग्जांपल है कि मान लीजिए ए के ऊपर कोई ट्रायल चल रहा है क्राइम का, ए के ऊपर ट्रायल के अंडर है ए। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि जो कुछ उसने कहा और उसने क्या इंडिकेट किया उसके कहने से, अपने स्टेटमेंट से, इंटेंशन की टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम। यानी कि इसकी स्टेटमेंट से अगर इंटेंशन शो होती है तो भाई वो इंटेंशन क्या हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी। The fact is that he said something indicating a general disposition to deposit the crime of that class is irrelevant। लेकिन ये तभी होगी जब वो पर्टिकुलर एक्ट से रिलीवेंट हो। अगर इसने कोई जर्नल बात कह दी ना, तो इसकी जर्नल स्टेटमेंट वहाँ रिलीवेंट नहीं मानी जाएगी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से, ये एक्सप्लेनेशन 1 में हम देख चुके हैं, ये वही बात कह रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी कर लेते हैं सेक्शन 15, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। मान लीजिए किसी से कोई हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से कोई रोड पे जा रहा था, अभी उसकी कार से क्या होता है, उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, और उस व्यक्ति को सीरियस चोट लग जाती है। तो यहाँ पे जो एक्ट है इस बंदे का ए का, जिसने बी का एक्सीडेंट कर दिया, ये रिलीवेंट है कि नहीं है। भाई रिलीवेंट तो हम तब बताएंगे ना, पहले ये देखेंगे कि ये क्या था, ये एक्सीडेंटल था कि इंटेंशनल था। ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के मार दिया हो। अगर इसने जानबूझ के ही मार दिया है तो भैया फिर तो ऑब्वियसली ये इंटेंशनल हो गया। तो ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस in which person is doing the act was concerned is relevant। देखिए यहाँ पे प्रीवियस एक्ट की बात कर रहा है। मान लीजिए भाई इसने बी के साथ ऐसे एक्सीडेंट की घटना पहले भी कर चुका है, इससे पहले भी 1 महीना पहले भी उसने बी के साथ ऐसे बी को गाड़ी से ठोक दिया था, तब भी बच गया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये उसके प्रीवियस एक्ट को दिखाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ए जो है, प्रीवियस एक्ट का मतलब क्या है कि ए की आदत क्या है कि वो घर लेता है, उसे जला देता है और उसका इंश्योरेंस ले लेता है। फिर से वो एक नया घर लेता है, उसको जला देता है, फिर इंश्योरेंस लेता है, फिर नया घर लेता है, फिर से घर लेता है, जला देता है, फिर से इंश्योरेंस ले लेता है। तो उसका जो पहले वाला है, मान लो अब ये घर क्वेश्चन में है, इस घर का जलना। ए एक्यूज्ड है बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम विच इज इंश्योर्ड। अब यहाँ पे ए जो है वो पहले भी कई सारे घरों में रह चुका है और उनको भी उसी तरह से आग लगा के इंश्योरेंस के पैसे ले चुका है। ये क्या दिखाता है
ये दिखाता है कि जो इस घर में आग लगी थी ये एक्सीडेंटल नहीं थी, इंटेंशनल थी। क्यों थी इंटेंशनल? क्योंकि उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेने थे? पैसे लेने थे। तो प्रीवियस देखिए सेक्शन एग्जाम्पल ए आपको यहाँ बता रहा है कि कोई भी प्रीवियस एक्ट जो है वो भी आपका रिलीवेंट होगा, ये दिखाने के लिए कि वो एक्सीडेंटल था कि इंसिडेंटल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि ए जो है वो एम्प्लॉयड है टू रिसीव मनी फॉर डेटर्स ऑफ बी। इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्री इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। भाई ए क्या करता है? बी के लिए अपना रिकवरी का काम करता है, पैसों की रिकवरी। अब कितने पैसे किससे रिकवर किए ये उसको एंट्री करना ए का काम है। अब उसने एंट्री बनाई किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे कि ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। उसको मिले तो थे 5,000, उन्होंने एंट्री बना दी 4,000 रुपये की, वहाँ पे लेस एंट्री बना देता है। द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। दो जो फैक्ट है, जो दूसरी एंट्री ए ने बनाई है सेम बुक में आर फॉल्स, वो दूसरी एंट्री भी गलत है। भाई पकड़ी तो ये एंट्री गई, फिर पीछे की एंट्री चेक की गई तो वो भी गलत मिली। तो जो पुरानी फॉल्स एंट्रीज मिली है ना, वो सारी की सारी क्या है? रिलीवेंट हो जाएंगी यहाँ पे कि भाई ये तो पहले से ऐसा करता रहा है, इसने और भी गलत काम किया है। अगर सारी की सारी बाकी सही मिल जाती तो एक में गलती हो सकती है। अब एग्जाम्पल आ जाइए सी में। सी क्या कहता है यहाँ पे कि ए जो है ये एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफिट रुपी, कि भाई ए ने बी को एक नकली करेंसी दे दी। ए ने गांव में गया और बी को एक काउंटरफिट आपने कहाँ पढ़ा था? आईपीसी पढ़ा था ना, सेक्शन 28 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर आप जो कॉइन्स का अपना चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे काउंटरफिट की बात की गई। तो काउंटरफिट यानी नकली एक नोट इसको दे दिया। अब गांव में क्या है कि चल जाता है, अंधेरे में किसी को जाके दे दिया, उसने ले लिया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो डिलीवरी की है वो एक्सीडेंटल तो नहीं है? भाई क्या पता उसको भी धोखे से मिला हो कहीं से, उसे भी ना पता लगा, उसने भी आगे एक्सीडेंटली उसको दे दिया। अब फैक्ट क्या है कि बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी, भाई या तो बी को देने से पहले या बी को देने के बाद। अब ए के पास क्या कई सारे नकली नोट थे, तो बी से देने से पहले भी वो कुछ लोगों को दे चुका है, सी डी और ई को, या इसके बाद उसने किसी को दिया है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि भैया तो इंटेंशनल है, नकली पैसों को इसको पता है कि डुप्लीकेट है, इसीलिए ये पहले भी दे रहा है बाद में भी दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी? रिलीवेंट हो जाएंगी। नाउ फॉर द सेक्शन 15 कुछ केस लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। आर वर्सेस स्मिथ। आर वर्सेस स्मिथ केस को किस नाम से ज़्यादा फेमस है? ये केस ब्राइड्स इन बाथ। ब्राइड्स इन बाथ है, न्यूयॉर्क का ये केस है। यहाँ पे क्या करता था, जो एक्यूज था ना डिफेंडेंट, वो अपनी वाइफ को मर्डर करके वो सुबह उसकी डेड बॉडी बाथ टब में मिली, फिर से उसने शादी कर ली, सेकंड वाइफ फिर से वहीं पे मिली। तो क्वेश्चन उठा कि क्या वो एक्सीडेंटल है या इंसिडेंटल है। भाई दो लेडीज़ का, दोनों उसकी वाइफ का सेम सर्कमस्टांसिस में डेथ होना, ठीक है। तो फिर बाद में पता लगा कि वो जो है ये एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था। वो क्या करता था, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था कि ठीक है इतने पैसे लेके मैं शादी करूँगा, और बाद में उस महिला को मर्डर कर देता था। तो ये ब्राइड्स इन बाथ केस आर वर्सेस स्मिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट डाउन कर लें। नाउ हम कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस की। भी कोर्स ऑफ बिजनेस कब हो सकते हैं? देखिए कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जर्नल आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं। कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे मान लीजिए आपको भी डेली सेक्शन अपने ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाने के बाद आपका एक पर्टिकुलर काम है कि आप अटेंडेंस रजिस्टर में लगाते हैं डेली, ये डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है। या आपने एक भाई मान लीजिए आपने ए है कोई व्यक्ति, आप ए हैं, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे बड़े सेल वगैरह आती रहती हैं, तो आपको सबसे पहला क्या मैसेज आएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, दूसरा आएगा योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड एंड रेडी टू शिप, तीसरा आएगा योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, चौथा आएगा योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी, और पांचवा आएगा आपका योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। अब यही काम बी ने भी किया, उसने कोई आइटम किया, सी ने भी किया, डी ने भी किया, मैंने किया, आपने किया। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन ये सबके लिए क्या है, ये कॉमन है। तो ये क्या है? इट इज ए जर्नल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कोर्स ऑफ बिजनेस है।
अब भाई कोई आइटम आपके लिए शिप हो गया है, पैक हो गया, वो तो आपको डिलीवर भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो उसका रीज़न लिखा जाएगा क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारी प्रोसेस हुई होगी, या तो वो आइटम वापस वहाँ जाएगा फ्लिपकार्ट के पास या फिर आपके पास आएगा, या तो भी ए को मिलेगा या वापस फ्लिपकार्ट के पास जाएगा, यही तो होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपके कोर्स ऑफ बिजनेस में है और ये चीज़ें रिलीवेंट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को एक लेटर भेजा, लेटर डिस्पैच किया गया यहाँ से। अभी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, जनरली तो जब आपने कहीं लेटर डाला तो वो लेटर सामने वाले के पास चला जाएगा और वो लेटर जब आपने भेजा है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या हो सकता है कि वो लेटर भी वहाँ से वापस आ जाए। अभी आपने ए ने एक लेटर भेजा डाला था और उसने डिस्पैच कर दिया, अब डिस्पैच कर दिया तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जाना चाहिए, तो ये रिलीवेंट हो जाएगा। अब वो लेटर बी को मिला कि नहीं मिला भाई, या तो अगर बी को नहीं मिला तो डेड लेटर पोस्ट से वापस ए के पास आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ए क्या मानेगा कि वो मिल गया होगा, यही जनरल बात मानी जाएगी ना कि अगर नहीं मिला तो वो भाई उसको मिल गया होगा। तो ये क्या है, देखिए ये रिबर्टेबल है, दिस इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। प्रिज्यूम क्या कर लिया इन्हें कि भाई उसको मिल गया होगा, ये आपकी रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे बोलते थे, 1957 का केस है ये। तो इसमें क्या कहता है कि सिर्फ ये प्रूफ कर देना कि भाई पोस्ट कर दिया गया लेटर है, ये प्रिजम्पटिव एविडेंस नहीं हो सकता है, अनलेस दे वहाँ पे ये भी प्रूफ होना चाहिए कि भाई वो वापस नहीं आया है, क्योंकि जब लेटर पहुँचा है तो डेड लेटर पोस्ट से वापस आना चाहिए था। अब बी साबित कर देता है कि उसे मिला ही नहीं है, ए कह रहा है कि मैंने तो भेज दिया जी, मेरे पास वापस भी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी या रिलीवेंट हो जाएंगी। ये एक किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि आपको हमेशा सेक्शन 16 को ना सेक्शन 32 के 2 के साथ और सेक्शन 114 के साथ पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको बताऊँ, ये रीड टुगेदर सेक्शन मैंने आपको बताया। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। लाइक तो आपने कर दिया, अगर आपको सच में यार, मैं कल हमेशा इस वीडियो में कहता हूँ कि फैमिली को बढ़ाइए। अभी क्या है, हम जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उतना उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अब तक के सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आपके कोई भी एडवाइस सजेशंस आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इस कमिंग सैटरडे को हम एक लाइव डाउट सेशन रखेंगे ऑन योर गूगल मीट। अपने गूगल मीट पे मैं टेलीग्राम में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और लाइव जो आपका डाउट सेशन है वहाँ पे वो रहने वाला है ऑन द कमिंग सैटरडे। ठीक है, आफ्टर दिस न्यू ईयर, फ्रॉम दिस न्यू ईयर वी विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। सो गाइज वर्क हार्ड। और आप बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। अभी एडमिशन और कन्फेशन करनेंगे, बट उससे पहले हम एक बार एडमिसिबिलिटी वाले चैप्टर पे चलेंगे। थोड़ा सा उधर से आपको समझाना ज़रूरी है। हम बेयर एक्ट को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन नहीं पढ़ेंगे, शुरू से लास्ट तक सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका सच में सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल शाम शार्प 7:30 सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।